नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष हिंदी एकेडमी पर। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद पढ़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से काफ़ी लंबे समय से क्लास नहीं हो रही थी, फिर भी आप लोगों का सहयोग बना रहा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय सूची देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और क्या आज से हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सूचना आपको पहले ही दी जा चुकी है। कल बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, महाकवि माघ, आचार्य दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, जयदेव, उपसर्ग व उसके भेद, अव्यय व उसके भेद, प्रत्यय, संधि, यहाँ तक हम 16 टॉपिक ने पढ़ चुके थे। आज हम लोग 17वें टॉपिक पर चर्चा करेंगे, समास व उसके भेद पर। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में संबंधित जानकारी दी जाती है, तो आप सभी लोग उससे ज़रूर जुड़ जाएं। और बिल्कुल अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को देखें। यह क्लास आगामी समस्त परीक्षाओं जिसमें पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी उत्तराखंड में जैसे संस्कृत पूछी जाती है तो वहाँ के लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं समास। हिंदी में हम लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत थोड़े से कुछ अंतर हैं, तो उनको आप देख लीजिए। कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस शब्दावली है जो दूसरी भाषा में है, संस्कृत में है, तो उन्हीं को थोड़ा सा समझना है। देखते हैं समासः, सम आस, समासः। समास कैसे बना? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समसनम समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जैसे कहेंगे कि जो निबंध लिखे गए समास शैली में लिखे गए। समास शैली का मतलब क्या है? कितना संक्षेप में आप, कितना छोटा, कितना कंसाइज मैटर आप लिख सकते हैं। जब आप एलटी या जीआईसी के मेंस में निबंध लिख रहे होंगे तो वहाँ पर अगर समासिक पद्धति को आप नहीं अपनाएंगे तो वह 300 की जगह 3000 शब्दों में लिखते चले जाएंगे और निबंध खत्म नहीं होगा। तो इसलिए संक्षेपीकरण इसीलिए आवश्यक है। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। विभक्ति लुप्यते तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानां चैक पद्यम च समासा सो अभिधीयते। अर्थात जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियाँ क्या हैं जानते ही हैं आप, अन्यथा आगे आपको समझाया जाएगा। विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है। विभक्तियां गायब हो जाएंगी लेकिन अर्थ आप एज इट इज समझ जाएंगे। तो वहीं और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे ही समास कहते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्रः, पीतम अम्बरम यस्यः सः पीताम्बरः, ये सभी विभक्तियां लोप हो गई, लेकिन आप समझ गए पीताम्बरः क्या है। विग्रह क्या है? जैसे संधि में विच्छेद होता है, यहाँ पर विग्रह होता है। तो वृत्त्यर्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है, समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बरः इस सामासिक
पद का अर्थ बताने के लिए पीतम अम्बरम यस्या सह, यह जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है यही विग्रह है और ये क्या है? सामासिक पद है। समास विग्रह, विग्रह कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या है? लोक के समझने लायक, लोक के समझने लायक लौकिक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्रः, इस सामाजिक पद का लौकिक विग्रह होगा दशरथस्य पुत्रः। अलौकिक विग्रह, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथंग सा पुत्र सु या दशरथ पुत्र, इस सामासिक पद का अलौकिक विग्रह होगा। जो पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कई बार हो जाता है तो वह अलौकिक विग्रह है। उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल नहीं है और सामान्यतः लोग करते भी नहीं हैं। समास के भेद कितने हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज। देखिए, एक ये प्रश्न है कि पूछा जा सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो वरदराज है। उन्होंने समास के 5 प्रकार बताए हैं, समासा पंचधा। किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में समास के 6 भेद बताए गए हैं। हमारे लिए 6 भेद बताए गए हैं और आपको 6 भेद ही समझना है और याद रखना है। अतः आपको समास के 6 भेद ही मानना चाहिए। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब आपको लग रहा होगा कि हिंदी वाले में और इसमें अंतर क्या है, तो आइए देखते हैं आगे अंतर क्या है। भट्टोस दीक्षित सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताते हैं। भट्टोस दीक्षित क्या बताते हैं अपनी पुस्तक सिद्धांत कौमुदी में? तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताते हैं। अतः इनके अनुसार समास 4 प्रकार का ही होता है। कोई 5 बता रहा था, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 6 बताया और भट्टोस दीक्षित ने कितने बता दिए? 4 ही बताए। इन्होंने कहा कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है, तो उसी के अंतर्गत आ गया और 2 समास कम हो गए। आइए देखते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। परिभाषा क्या है, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। और पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा कौन सी है। तो इतना तो आप समझते ही हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण वही हैं हिंदी वाले, कुछ अलग नहीं है। और प्रति, यथा, आजीवन, अनु, ये सब चीज़ जहाँ पर लगी होंगी वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, ये इसका विग्रह है। विग्रह थोड़ा सा याद रखने लायक है, क्योंकि अगर विग्रह पूछ लिया गया तो प्रतिदिनम में दिनम दिनम प्रति जब आएगा तो आप उसको सबसे पहले बाहर कर देंगे। तो अगर समझ के चलेंगे, थोड़ा सा याद करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अर्थ क्या है? प्रत्येक दिन। उपगंगम, उपगंगम मतलब समीपम, गंगा के समीप। यथोचितम, उचितम अनतिक्रियम, अनतिक्रम्य, औचित्य के अनुसार। यथो योग्यम, यथा योग्यम, योग्यम अनतिक्रम्य, योग्यता के अनुसार। आजीवनम, जीवनस्य पर्यंतम, जीवन तक। अनुरामम, रामस्य पश्चात, यानी राम के, अनु मतलब पीछे
और रामम मतलब राम के पीछे, राम पश्चात, रामस्य पश्चात मतलब राम के पीछे। अव्ययी भाव समास में इतना पर्याप्त है। उदाहरण आप याद रखिएगा और परिभाषा। प्रथम पद प्रधानम अव्ययी भावः, इतना पर्याप्त है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। परिभाषा क्या है? उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद में, पद प्रधान जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास के में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वाक्य प्रयोग में लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग भी उत्तर पद के अनुसार ही होता है। भेद क्या है? इसके भेद देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के जैसे हिंदी में भेद होते हैं वैसे यहाँ पर भी तत्पुरुष समास के काफ़ी भेद हैं। समासिक पद के पूर्व पद की विभक्ति के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष के ही 6 भेद हैं। पहले समास के 6 भेद हैं, उसके बाद तत्पुरुष के अपने आप में 6 भेद हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद द्वितीय विभक्ति का होता है। पूर्व पद किसका होता है? द्वितीय विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। तो आइए देखते हैं समासिक पद क्या है, समास विग्रह उनका क्या होगा, उसका अर्थ क्या हो सकता है। कृष्णाश्रितः, कृष्णम आश्रित, कृष्ण के सहारे। बहुत से लोग हैं जो कृष्ण के सहारे हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? कृष्णम आश्रितः या कृष्णाश्रितः। दुखातीतः, दुखम अतीतः, दुख से परे। लोकातीतः, लोकम अतीतः, लोक से परे। गजारूढ़, गजम आरूढ़, हाथी पर आरूढ़। शरणागतः, शरणम आगतः, शरणम आगता यानी शरण में आया हुआ। अर्थ बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जानते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, महत्वपूर्ण क्या है? ये विग्रह, क्योंकि जब विग्रह पूछा जाता है और संस्कृत में जब नहीं आ रहा होता है तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भयापन्ना, भयम आपन्ना, भय को प्राप्त हुआ। रामाश्रितः, अभी कृष्णाश्रितः, अब रामम आश्रितः, राम के आश्रित। तृतीय तत्पुरुष, यहाँ पर ये जो विभक्तियों का लोप हो जाता है तो द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया। तृतीय तत्पुरुष में क्या होगा? तृतीय विभक्ति का लोप होगा और समास करने पर तृतीय विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण क्या है? समासिक पद, समास विग्रह और उसके अर्थ। हरित्रातः, हरिण, हरिणात्रातः, विष्णु से, हरि विष्णु को कहा जाता है, विष्णु से रक्षा किया गया। मातृ सदृशः, मातृ सदृशः, माता के समान। घृत पक्वम, घृतेन पक्वम, घी से पकाया हुआ। जैसे हलवा बनाया जाता है घी से, वैसे ही घृत पक्वम, घृतेन पक्वम, घी से पकाया हुआ। धान्यार्थः, धान्येन अर्थः, धान्य से धन। अभी इसके काफ़ी सारे प्रश्न बाकी हैं, करीब 300 प्रश्न। साथ में टॉपिक वाइज तो चल ही रहा है और इकट्ठा भी ये सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो लगभग 3 से 5 दिन बाद जो क्लास होगी उसमें अनिवार्य संस्कृत के सभी प्रश्नों को करवाया जाएगा। एक ही क्लास में करवा देंगे ताकि आसानी से आप उसे एक जगह पर पढ़ सकें। वाकल्लह, वाचा कलह, वाणी से कलह, वाणी से बहुत से लोग कलह मचा देते हैं, उनके लिए ये शब्द है। व्यवहार कुशलः, व्यवहारेण कुशलः, व्यवहार में बहुत से लोग कुशल होते हैं, व्यवहार में कुशल। अग्निदग्धा, अग्निना
अग्निना दग्ध, अग्नि से दग्ध, अग्नि से जलाया हुआ, जला हुआ। एकोनः, एकेन ऊनः, एक से कम। अब आया तृतीय के बाद चतुर्थी तत्पुरुष। यहाँ पर पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति का होता है और समास करने पर चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है। चतुर्थी विभक्ति का लोप कैसे होगा? समासिक पद, विग्रह और अर्थ के लिए देख लेते हैं। कुंभ मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका। मृत्तिका मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। घड़े के लिए मिट्टी। रक्षा पुरुषः, रक्षा पुरुषः, रक्षाय पुरुषः, रक्षा के लिए। ब्रह्मण, ब्राह्मण हितम, ब्रह्मणाय, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित। धनार्थम, धनाय अर्थम, धन के लिए। भक्त प्रियः, भक्तेभ्यः प्रियः, भक्तों के लिए प्रिय। मार्ग व्ययः, मार्गाय व्ययः, रास्ते के लिए खर्च। विप्र भोजनम, विप्र, विप्र मतलब क्या है? ब्राह्मण है। विप्राय भोजनम, ब्राह्मण के लिए भोजन। पठन पुस्तकम, पठनाय पुस्तकम, पढ़ने के लिए पुस्तक। दान पात्रम, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। इसे लिखा रहता है दान पात्र, तो वहाँ पर अब बताइए कि दान पात्रम शुद्ध होगा और इसको संस्कृत में लिखिए, मंदिर में है कम से कम। भ्रातृ सुखम, भ्रातृ सुखम, भाई का सुख। पंचमी तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद पंचमी विभक्ति का होता है और समास करने पर पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। आइए देखते हैं समासिक पद क्या है। समास विग्रह अर्थ। सिंह भीता, सिंह, सिंहात भीता मतलब भयभीत, सिंह से डरा हुआ। हरित्राता, हरित्राता शेर से रक्षा किया गया। मार्ग भ्रष्टा, मार्गात भ्रष्टा, मार्ग से भ्रष्ट हुआ। दूर दागता, दूरात आगता, दूर से आया हुआ। आगत मतलब आया हुआ। चौर भयम, चौर भयम, चौरात भयम, चोरों से भय। आजकल एक चल रहा है कि ड्रोन से चोरी हो रही हैं, तो उसके लिए कहा जा सकता है चौरात भयम, चोरों से या चोरों का भय। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। गगन पतितः, गगनात पतितः, आकाश से गिरा हुआ। अगला है तत्पुरुष का ही भेद है। षष्ठी तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद षष्ठी विभक्ति का होता है और समास करने पर षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। सामासिक पद, समास विग्रह और अर्थ। सुधाकरः, सुधाया आकरः, अमृत सुधा का भंडार। रामानुजः, रामस्य अनुजः मतलब राम का अनुज। सीता पति, सीताया पति, सीता का पति। राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। हरिकृपः, हरे कृपः, हरि की कृपा। राजप्रसादः, राज्ञा प्रसादः, राजा के प्रसाद, महल। राजपुरुषः, राज्ञ पुरुषः, राजा के पुरुष। गंगा जलम, गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल। प्रजापति, प्रजायाः पति, प्रजा का स्वामी। प्रजा का पति कौन? प्रजा का स्वामी। देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम, देव का मंदिर। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष क्या है? इससे पूर्व पद सप्तमी विभक्ति का होता है और समास करने पर सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। जो विभक्ति होगी उसी का लोप होगा और आप लोप के अनुसार उसका तत्पुरुष लगा सकते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। सामासिक पद, समास विग्रह अर्थ क्या है? युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः। विग्रह इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर ये पूछा गया तो दिक्कत ये होती कि हम क्या करें। वहाँ पर 4 विकल्प हैं, युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः,
युद्धाम निपुणः, तो आप क्या लगाएंगे? उसके लिए विग्रह आप याद रखें, युद्ध में निपुण। कूप पतितः, कूपे पतितः, कुएं में गिरा हुआ। गुरु भक्ति, गुरव भक्ति, गुरु में भक्ति। नरोत्तमः, नरेश उत्तमः, नरों में उत्तम। कला निपुणः, कलाशु निपुणः, कलाओं में निपुण। कार्य कुशलः, कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल। जलमग्न, जले मग्न, जल में डूबा हुआ। विशेष क्या है? उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त, उपर्युक्त भेदों 6 भेद हमने तत्पुरुष समास के पढ़ लिए, उसके बाद भी तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद होते हैं। उपपद तत्पुरुष, नय्य तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। इन दोनों से इस समय प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा हो गई है। सुनने में लगता है एग्जामिनर को ये नया नया है और हम इसको पूछ लेते हैं। तो नया क्या है, आइए देख लेते हैं। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, जब तत्पुरुष समास में उत्तर तत्पुरुष पद कोई क्रिया होती है, जब तत्पुरुष समास में उत्तर तत्पुरुष पद कोई क्रिया होती है, तब वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण को देखिए। कुंभकार, कुंभकार, कुंभम करोति, जो घड़ा बनाता है। धनदः, धन धनम ददाति, जो धन देता है। मर्मज्ञः, मर्मम जानति, जो मर्म को जानता है। नय्य तत्पुरुष समास, जब समस्त पद के प्रारंभ में आ या अन जोड़कर निषेध प्रकट किया जाता है। जब समस्त पद के प्रारंभ में आ या छोटा आ या अन जोड़कर निषेध प्रकट किया जाता है, तो वहाँ पर नय्य तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। समासिक पद, समास विग्रह और अर्थ। अनिच्छा, अब आ या अन जोड़ा जाएगा तो अनिच्छा। न इच्छा, जो इच्छा ना हो। अब्राह्मण, जो ब्राह्मण ना हो। अनश्वः, न अश्वः, जो घोड़ा ना हो। अकृतम, न कृतम, जो किया ना हो। अनागतम, न आगतम, जो आया ना हो। असत्यम, न सत्यम, असत्यम, न सत्यम। इसका विग्रह इस प्रकार से होगा, और विग्रह जल्दी नहीं पूछा जाता है इसका, यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जो सत्य ना हो, जहाँ पर निषेधवाचक हो, निषेधता का बोध हो, तो वहाँ पर नय्य तत्पुरुष समास होगा। अनावश्यक, असत्यम, अनावश्यकः, न आवश्यक, जो आवश्यक ना हो। विशेष क्या है? नय्य तत्पुरुष समास का ना जब किसी व्यंजन वर्ण से मिलता है तो वह आ में परिवर्तित हो जाता है। नय्य तत्पुरुष समास का ना जब किसी व्यंजन वर्ण से मिलता है तब वह आ में परिवर्तित हो जाता है, और वह किसी स्वर के साथ मिलता है तब अन में। ध्यान रहे, जब स्वर के साथ मिलेगा तब अन में परिवर्तित होगा, और जब व्यंजन के साथ मिलेगा तब वह आ में परिवर्तित होगा। अलुक तत्पुरुष समास अगला भेद है। 3 भेदों की बात हुई है। तत्पुरुष में 6 भेदों के बाद 3 अन्य भेद, जिसमें उपपद तत्पुरुष समास, नय्य तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। तो अब अलुक तत्पुरुष को देख लेते हैं। जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, तब वहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। समासिक पद, समास विग्रह और अर्थ। दिवंगतः, दिवंगतः सेम है और कुछ भी अंतर नहीं आया, स्वर्ग को गया। खेचरा, खेचरः अलग अलग हो गए हैं लेकिन परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास है। चर मतलब चरने वाला, विचरण करने वाला। खे मतलब आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। परस्मय पदम, परस्मय पदम दूसरे के लिए पद। आत्मने पदम, आत्मने पदम अपने के लिए पद। वाचस्पति, वाचः पति बृहस्पति। युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरा। युधि धन स्थिरः, युद्ध में स्थिर।
जो युद्ध में स्थिर बना रहे। सरसिजम, सरसी जम, तालाब में उत्पन्न। तालाब में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है। तो ये अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। कल हम लोग कर्मधारय समास और बाकी बचे हुए जो 3 अन्य समास हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आखिरी क्लास में द्विगु समास और 3 क्लासों में ख़त्म करेंगे ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। और आगे सूचना ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी से आपने बहुत बार पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं पढ़ते समय आपके मन में ये आता है कि इससे प्रश्न पूछे तो जाते हैं, लेकिन हम कई बार नहीं जान पाते हैं कि कौन सा प्रश्न रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कौन सा कथन नहीं है, और इनसे जब प्रश्न बनेंगे तो कैसे प्रश्न बनेंगे, यदि आ गया तो हमारा सही होगा कि नहीं होगा। ये सारी दुविधाएं कहीं ना कहीं हर प्रतियोगी के मन में रहती है। और कई बार तो ये भी होता है कि अब की बार तो गलत हो गया, अगली बार जब कथन आएंगे तो मैं सारे शुक्ल जी के ही लगा के चलाऊँगा। तो होता क्या है कि कई बार बच्चन सिंह का कथन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है और शुक्ल जी आप लगा के चले आए बिना जाने पहचाने, तो वो आपका पूरी तरह से गलत हो गया। तो आदिकाल के 4 प्रकरण, भक्ति काल के 6, रीतिकाल के 3 और आधुनिक के 4, टोटल 4, 6, 10, 3, 13, 4, 17 वो हैं 17 प्रकरण हैं और 17 क्लासों में रामचंद्र शुक्ल का वस्तुनिष्ठ इतिहास हम लोग ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे और जल्द ही ये सीरीज शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास साथियों कैसी रही ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो साथी नए हैं बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ये बिल्कुल ना सोचें कि चैनल में कितने लोग हैं, आपको अपने पढ़ाई से मतलब है। धीरे धीरे ही लोग आगे बढ़ते हैं, तो सहयोग बना के रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कर्मधारय समास से इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे समाज से संबंधित आपकी सभी विसंगतियां दूर हो जाएंगी और उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आपको यहीं से मिले। कल की क्लास जिन साथियों ने नहीं की है वो अवश्य पढ़ लें, समास भाग 1 नाम से पड़ी हुई है और प्लेलिस्ट में जाकर अनिवार्य संस्कृत पर आधारित पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ें। 10 से 15 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं और 10 से 15 प्रश्न आप समझते हैं कि कहीं न कहीं निर्णायक साबित होते हैं हमारे चयन में, क्योंकि बहुत से लोग सरल प्रश्नों को तो कर लेते हैं, कठिन को भी कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि 5 से 10 प्रश्न आने हैं हम दूसरे में बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप साथ में पकड़ बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आगामी पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, उत्तराखंड, एमपीपीएससी, ये सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान 1, 2, तो वहाँ पर ये सभी रूप समान रूप से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कर्मधारय समास। परिभाषा क्या है? विशेषणम विशेषण बहुलम, यह तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसका पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें परिभाषा नहीं याद है, हमें इनका अर्थ याद नहीं है। आप जब उदाहरण देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे तो आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। कर्मधारय समास प्रायः 5 रूपों में दृष्टिगत होता है। 5 रूप कौन कौन से हैं ये नाम जरूर याद रखें कि कर्मधारय समास के 5 भेद हैं। विशेषण विशेष कर्मधारय, समान कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उभय पद विशेषण और 5वां है कुत्सित और सुंदर अर्थ में। ये कर्मधारय समास के 5 भेद हैं। आगे देखते हैं। पहला भेद विशेषण विशेष। विशेषण विशेष कर्मधारय इस समास के पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद से अर्थ है
ये जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्पः है, तो पहला क्या है, विशेषण है, विशेषता बताएगा, विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाएगी। समास का विग्रह करते समय विशेष के वचन और लिंग के अनुसार तथा तत् इदम एतत् के रूप में लगाए जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए विशेषण विशेष के। समासिक पद, समास विग्रह और उसका अर्थ क्या है। कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः यानी काला सांप। मधुर फलम, मधुर च तत्फलम, मीठा फल। भग्न मनोरथः, भग्नः मनोरथ, टूटा हुआ मनोरथ। तो धनुष भग्न हो गया, भंग हो गया, तो वैसे ही धनुष टूट गया, वैसे मनोरथ टूट गया। विशाल तरु, विशाल वृक्ष, वृक्ष कैसा है, विशाल है। मनोरथ कैसा है, टूटा हुआ है। फल कैसा है, मीठा है। सांप कैसा है, काला है। ये विशेषण विशेष में जब हम कैसा प्रश्न करेंगे तो हमें उसका विशेषण पता चल जाएगा, और यही एक तरीका होता है ये जानने के लिए कि कौन विशेष्य है और कौन विशेषण है। श्वेतांबरः, श्वेतः अंबरः, श्वेत वस्त्र। महाकवि, महान चाशव कवि यानी महान कवि। महान है जो कवि, श्वेत है जो वस्त्र, विशाल है जो वृक्ष, टूटा है जो मनोरथ, मीठा है जो फल, काला है जो सांप। ऐसे ही हम लोग कर्मधारय हिंदी में पढ़ते हैं, वैसा ही है जो छिपा रहता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम परीक्षा में पहचान लेंगे। श्रेष्ठा पुरुषः, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। विशेषण विशेष कर्मधारय का उदाहरण है। महादेवः, महान चाशव देवः, महान है जो देव, महादेव। महानदी, महान नदी। अगला भेद है उपमान कर्मधारय। उपमा अलंकार को इस समास के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। उपमा अलंकार को इस समास के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। इस समास में उपमेय तथा उपमान दोनों साथ साथ आते हैं। इस समास में उपमा तथा उपमान, उपमेय तथा उपमान दोनों साथ साथ आते हैं। एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। समास विग्रह करते समय इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपमान कर्मधारय में अंतर क्या आएगा कि जब उसमें तो विशेषण विशेष की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार को इस समास के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। इस समास में उपमेय तथा उपमान दोनों साथ साथ चलते हैं। एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। समास विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में इव का प्रयोग किया जाता है। घन श्यामः, घन इव श्यामः, घन के समान श्याम। व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्रः इव। ये समास विग्रह कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह क्या होगा, तो वहाँ पर जब इव दिया होता है तो सबसे पहले सामान्यतः अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसे ही बाहर कर देंगे। तो व्याघ्र के समान पुरुष, पुरुष सिंह इव, सिंह के समान पुरुष। चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखन, चंद्र के समान मुख। कमल कोमलम, कमलम इव कोमलम, कमल के समान कोमल। चंद्र भूषण, चंद्र इव भूषण, चंद्रमा के समान भूषण। कमल नयनम, कमलम इव नयनम। ये उपमेय उपमान की बात हो रही है और ये साथ साथ चलते हैं। कमल के समान नेत्र। नरसिंह, नरः सिंहा इव, नरः सिंहा, सिंह के समान नर। कर्मधारय का तीसरा भेद है रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, इसमें क्या होगा कि रूपक अलंकार को इस समास के द्वारा प्रकट किया जाता है। रूपक अलंकार को इस समास के द्वारा प्रकट किया जाता है। समास विग्रह करते समय उपमान तथा उपमेय के मध्य एव का प्रयोग किया जाता है। एव का प्रयोग अभी क्या किया जा रहा था उपमेय उपमान वाले में, इव का प्रयोग, यहाँ पर एव का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पद विग्रह और अर्थ को देखते हैं। विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। मुख कमलम, मुख एव कमलम, मुख रूपी कमल। शोकाग्नि, शोक एव अग्नि, शोक रूपी अग्नि।
दुख सागरम, दुख एव सागरम, दुख रूपी सागर। यहाँ पर रूपक अलंकार, रूपक कर्मधारय अलंकार को इस समास के द्वारा प्रकट किया जाता है। समास विग्रह करते समय उपमान तथा उपमेय के मध्य एव का प्रयोग किया जाता है। चौथा भेद है उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। समान विभक्ति वाले विशेषण पदों के समास को, समान विभक्ति वाले विशेषण पदों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। समान विभक्ति वाले विशेषण पदों को समास को उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं तथा दो विभिन्न प्रकृति के किंतु समान विभक्ति वाले समस्त पदों की भी उक्त संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? समासिक पद, समास विग्रह, अर्थ। शुक्ल पीता, शुक्ल च पीता च, फेद और पीला। गमनम गमना गमनम, गमन च आगमनम च, जाना और आना। श्वेत कृष्ण, श्वेत च कृष्ण, सफेद और काला। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम, ठंडा और गर्म। चराचरम, चरम और चरम च अचरम, चर और अचर। कृताकृतम, कृतम और कृतम च अकृतम, किया हुआ और न किया हुआ। पांचवा और अंतिम भेद है कर्मधारय का कुत्सित और सुंदर के अर्थ में। कुत्सित और सुंदर के अर्थ में यह विशेषण विशेष कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। जो पहला भेद था उसी के अंतर्गत आता है। इसके समस्त पद के आदि में विशेष की विशेषता बताने वाले, विशेष की विशेषता बताने वाले, कुत्सित का अर्थ रखने वाले का, कु तथा सुंदर का अर्थ बताने वाले सु का प्रयोग किया जाता है। समास का विग्रह करते समय का तथा कु कुत्सित में और सु सुंदर में परिवर्तित हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे किसी को भी कु और सु लगा दो तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। सु का अंदर सुंदर में और कु का अर्थ बुरे अर्थ में, कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये कोई अलग बात नहीं है, वही चीज़ें हैं। बस हमारी परीक्षा की दृष्टि से इसका जो अर्थ है वो यहाँ पर आप देखिए। सामासिक पद, विग्रह और अर्थ। कुपुत्रः, कुत्सित पुत्रः, बुरा बेटा। यही सुपुत्र हो जाए तो अच्छा बेटा हो जाएगा। कुनारी, कुत्सिता नारी, खराब स्त्री। सुपुत्रः, सुंदर पुत्रः, सुंदर पुत्र। का पुत्रः, का पुत्रः यानी कुत्सित पुरुष। का पुरुषः, कुत्सित पुरुषः यानी बुरा पुरुष। कुराजा, कुत्सिता राजा, बुरा राजा, कुराजा। यहाँ तक ये कर्मधारय के 5 भेद पूरे हुए। और इसमें भी आपको उदाहरण अगर आप पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। बहुत भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी थोड़ा सा परिभाषा पूछी जाती है और ये भेद आपसे जल्दी नहीं पूछे जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि पूछ लिए जाएं कि कर्मधारय के कितने भेद हैं, तो आप वहाँ पर 5 भेद बता सकते हैं। चौथा भेद है समास का द्विगु समास। हिंदी में जैसे पढ़ते हैं संख्या पूर्व द्विगु, मतलब द्विगु समास में जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के सामासिक पद प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं। वहाँ पर कोई लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होगा, नपुंसक लिंग में बात होगी। उदाहरण देख लेते हैं। त्रिभुवनम, त्रयणम भुवनानां समाहारा, 3 भुवनों का समाहार। पंचगव्यम, संख्यावाची प्रथम शब्द आ जाएगा। पंच, पंचा, चतुर्युगम, चतुर्फलम, त्रिभुवनम। पंचानाम गवाम, 5 गायों का समूह। चतुर्फलम, चतुर्णाम फलानाम समाहारा, 4 फलों का समूह। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारा, 4 युगों का समाहार। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटों का समूह। पंचामृतम, पंचानाम अमृतानाम समाहारा, 5 अमृतों का समूह। से आता है अगला उदाहरण है दशपदी, दशानाम पदानाम समाहारा, 10 पदों वाली, 10 पदों के समूह वाली। द्विपाद,
द्वयोपाद्यो समाहारा, दो पैरों का समूह। इतना पर्याप्त है। और द्विगु समास तो वैसे भी संख्यावाची से आप तुरंत गेस कर लेते हैं। संस्कृत का जो हुआ बना के रखा है वो उद्देश्य है कि वो ख़त्म हो, और बहुत परेशान होना नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल है वो जल्दी से नहीं मिलता है, इसलिए आपको क्रमबद्ध रूप से यहाँ मिल रहा है, जिसे आप महसूस भी कर रहे होंगे। प्रकार है समास का बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अनेक मन्ये पदार्थे, अर्थात जिस समास के अनेक पद होते हैं, जिस समास के अनेक पद होते हैं और वे किसी अन्य पद के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसमें अन्य पद की अर्थ की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद, अपितु ये पद अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर अन्य पद के लिए, बहुब्रीहि में क्या होगा, जो उदाहरण होगा उनमें से कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई अलग ही अर्थ आता है। यही आपने हिंदी में पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ भी है कि दूसरे शब्दों में जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना उत्तर पद, अपितु अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर अन्य पद के अर्थ के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें विग्रह करते समय यत शब्द के रूप यस्य येन यस्मय आदि का प्रयोग किया जाता है। यथा पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्यः सः। ध्यान रखें, यदि विग्रह पूछ लिया जाए तो यस्या, येन, यस्मय, यस्य, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य सः, अर्थात कृष्ण। यहाँ पीत और अंबर पदों की प्रधानता न होकर कृष्ण पद की प्रधानता है। कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई नया अर्थ देगा, बस यही है बहुब्रीहि समास। समस्त पद कृष्ण का विशेषण है। बहुब्रीहि समास के भी चार भेद हैं। समानाधि बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, तिहार बहुब्रीहि समास। तो पहला भेद है, चार भेद बताए गए, जिसमें से पहला भेद है अनाधिकरण बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों या अधिक पदों में समान विभक्ति हो, जिस समास के दोनों या अधिक पदों में समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। समासिक पद, समास विग्रह और अर्थ। प्राप्तोदकः प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यशः ग्रामः, प्राप्त हो गया है जल जिसको। दत्तचित्तम दत्तम चित्तम येन सः शिष्य, लगाया है चित्त जिसने। जितानि इंद्रियाणि येन सः, ये येन यस्य सः मुनि, जीत ली है इंद्रियां जिसने। लब्ध कीर्ति लब्धा कीर्तियेन, ये येन शब्द आप ध्यान रखिएगा कि येन शब्द का प्रयोग होता है जब हम इसका विग्रह करते हैं। लब्धा कीर्तियेन सः, राजा प्राप्त कर ली है कीर्ति जिसने। पराजितः शत्रुवयेन सः वीरः, पराजित कर दिए हैं शत्रु जिसने। दत्त धनः दत्तम धनम यस्मै सः ब्राह्मण, दिया गया है धन जिसको, अर्थात ब्राह्मण को दान किया गया है। अगला बहुब्रीहि समास का अगला प्रकार है व्याधिकरण बहुब्रीहि। व्याधिकरण का अर्थ क्या है? जिस बहुब्रीहि समास में दोनों पद अलग अलग विभक्ति के हों, दोनों पद अलग अलग विभक्ति के हों, हाँ, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रशेखरः चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। चूड़ामणि चूड़ायाम मणि यस्य सः सर्प, चूड़ा पर है मणि जिसके। चंद्रचूड़ः चंद्रः चूड़ायाम यस्य सः शिव, चंद्र है चूड़ा पर जिसके। चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सः विष्णु, चक्र है पाणि में जिसके। शूलपाणि शूलम पाणौ यस्य सः, अर्थात शूल है पाणि में जिसके, अर्थात शिव। दंडपाणि दंडम पाणौ यस्य सः, ग्वाला, दंड है पाणि में जिसके।
तुल्य योग बहुव्रीहि समास जब सा साथ का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करने पर बहुव्रीहि समास होता है। जब सा साथ का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करने पर बहुव्रीहि समास होता है, तब उसे तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहते हैं। समासिक पद, समास विग्रह और अर्थ। स राधिका, राधिकया सह इति, कृष्ण राधिका के साथ, ये बहुव्रीहि का तीसरा भेद है। तुल्य योग बहुव्रीहि। स सीता, सीतया सह इति का प्रयोग होगा यहाँ पर। सीता के साथ कौन है? राम है। स सीता, अब दे दिया जाए समासिक पद कि इसमें कौन सा भेद है, तो स सीता अब दे दिया गया। अब मान लीजिए परीक्षा में आपने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ये होगा, पता नहीं क्या लिखा है, क्या मतलब होगा इसका। स राधिका, सारा राधिका के साथ यदि पढ़े रहेंगे तो होता ये है कि हम वहाँ पर गेस भी करते हैं। जब पढ़े ही नहीं है तो कैसे गेस करेंगे? लोग कहते हैं गेस करके मैंने लगा दिया और सही हो गया। गेस करके आप गेस कैसे कर लेंगे? आप चंद्रमा के बारे में कुछ जानेंगे तभी तो गेस करेंगे। देखा नहीं है, जानते नहीं हैं, गए नहीं हैं, क्या गेस कर लेंगे? पढ़े नहीं हैं कि क्या गेस कर लेंगे? तो इसलिए एक बार भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो मेरी बातें हैं ज़रूर आपको परीक्षा हाल में आपके दिमाग में, दिल में गूंजेंगी। सपुत्रः, पुत्रेण सहित, जनका पुत्र सहित। अब चौथा भेद है व्यतिहार बहुव्रीहि। जब आपस में लड़ाई का ज्ञान कराने वाले तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है, तब व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। आपस में लड़ाई का ज्ञान कराने वाले तृतीयांत सप्तभयंत पदों का प्रयोग होता है, वहाँ पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखते हैं समासिक पद, समास विग्रह और अर्थ में। हस्ता हस्ति, हस्तभ्याम प्रवृत्त युद्धम, हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध। दंडा दंडी, दंडैश्च प्रहत्य इदम प्रवृत्तम युद्धम, दंडों से प्रहार करके हुआ युद्ध। केशो केशी, केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तम युद्धम, बालों को पकड़कर हुआ युद्ध। ये व्यतिहार के अंतर्गत आता है। और यहाँ से बहुव्रीहि समास के चारों भेद पूरे हुए। और मोटा मोटा आप जो हिंदी में पढ़े हैं नॉलेज वही रखिएगा, बना रहेगा, लेकिन इनके उदाहरणों को आप बिल्कुल एक बार कंठस्थ करें। छठवां प्रकार है द्वंद्व समास। समास का छठा भेद है द्वंद्व समास। परिभाषा, चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व। चार थे का मतलब क्या है? उभय पद प्रधानो द्वंद्व। उभय मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जिस समास में दो या अधिक पद जुड़े हुए हों और सभी पद प्रधान हों, वह द्वंद्व समास कहलाता है। यह समास तीन प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व। इस समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। इतरेतर द्वंद्व में दो या अधिक पदों का योग होता है। दो पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग किया जाता है। इतरेतर द्वंद्व में दो या अधिक पदों का योग होता है और दो पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब दो शब्द हों, जैसे शेर और बकरी, तो लिंग बकरी के अनुसार होगा, घोड़े और गधे। जब लेकिन तीन होगा तो उसमें मायने बदल जाते हैं। आइए देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। सामासिक पद, समास विग्रह और उसका अर्थ। राम कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण। हस्तपादौ, हस्तश्च पादश्च, हाथ और पैर। सीता रामो, सीता च रामश्च, सीता और राम। बाल वृद्धौ, बालश्च वृद्धश्च, बाल और वृद्ध। सज्जन दुर्जनौ, सज्जनस्व दुर्जनस्व, सज्जन और दुर्जन। जननी जन्मभूमि, जननी च जन्मभूमि च, जननी और जन्मभूमि। समाहार द्वंद्व,
जिस समास में अनेक पदों के समूह समाहार का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें समास करते समय नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। इस समास में अनेक पदों के समूह समाहार का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें समास करते समय नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। प्राणी, बाघ, सेना के अंगों, स्वाभाविक वय रखने वाले प्राणियों शरीर के अंगों में यह समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। सेना के अंगों में रथाश्वम, जैसे सेना के अंगों में देख लेते हैं क्या है समासिक पद, क्या पूछा जाएगा आपसे, रथाश्वम, रथाश्च, अश्वाश्च, रथ और अश्व। स्वाभाविक शत्रुता आहनिकुलम, अश्च, नकुलश्च, अहि और नकुल। अन्नवाचक गोधूम चणकम, गोधूमाश्च, चणकाश्च, गोधूम और चणक, गेहूं और चना। नदियों के नाम गंगा, शोणम, गंगा च शोणश्च, गंगा और सोण नदी। नगरों के नाम मथुरा, पाटलिपुत्रम, मथुरा च पाटलिपुत्रम, मथुरा और पाटलिपुत्र। व्यंजन विशेष दधि घृतम, दधि च घृतम च, अहोरात्रम, अह च रात्रि च। दूध और घी, रात और दिन। ये सभी वही उदाहरण हैं, कुछ अलग और नया नहीं है। एक शेष द्वंद्व, जो द्वंद्व का तीसरा भेद है। एक शेष द्वंद्व, जिस सामासिक पद में समान रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पदों में से केवल एक पद शेष रह जाता है और अपने भाव को विभक्ति व वचन के अनुसार प्रकट करता है, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। सामासिक पद समास विग्रह। अर्थ पुत्रौ, पुत्रश्च, पुत्री च, पुत्र और पुत्री। रामौ, रामश्च, राम और परशुराम। हंसौ, हंसश्च, हंसी च, हंस और हंसी। युवानौ, युवौ च, युवती च, युवा और युवती। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सब वही उदाहरण है। उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होंगे और का प्रयोग होगा। पुत्रौ सामासिक पद, पुत्र पूछ लिया जाएगा। विग्रह पूछ लिया जाएगा कि पुत्रों का सामासिक विग्रह क्या है। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप पुत्रश्च, पुत्री च, पुत्र और पुत्री लगा पाएंगे। दुहितारौ, दुहिता च, दो पुत्रियां। ससुर च, ससुरः च, सास और ससुर। इतना मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त है। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमने समास में जो भी कुछ पढ़ा है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कराकर प्रिंट करवा सकते हैं। बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन सारा कुछ है। उसके बाद आप इसे एक बार हमारे साथ, तत्पश्चात आप कंटिन्यू रिवीजन में रखेंगे। परीक्षा तक अगर 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया तो आपका प्रश्न समास से संबंधित यदि आता है तो गलत नहीं होगा। और प्रयास यही है कि आपको इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों से और उदाहरण से वो प्रश्न मिल जाएं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। निर्देश क्या है? शब्द का सही समास छांटिए। अब समास से संबंधित प्रश्नावली है तो समास ही रहेंगे। चंद्र मुखम, चंद्र के समान मुख वाले, अर्थात कर्मधारय समास। चक्र पाणी, चक्र है जिसके पाणी में अर्थात विष्णु अलग अर्थ दे रहा है, कोई अन्य पद प्रधान है तो बहुब्रीहि समास। कुछ अलग नहीं है, बस वैसा ही है। पीताम्बरा, पीताम्बरा, पीला है अंबर जिसका, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है, तब वहाँ पर हम अव्ययी भाव समास लगाएंगे और यही हमारा सही जवाब है। और कई बार ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट ये कहते हैं कि प्रश्न ही गलत पूछ लिया गया। 5वां ऑप्शन बनाने का होता तो मैं बनाकर इसको सही कर देता। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, है जो कहाँ पर आता है? कर्मधारय समास में आता है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रत्येक, प्रति, ये सभी, यथा, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। घन श्याम, घन है जो श्याम, श्याम घन है जो श्याम, अर्थात कौन सा समास होगा?
कर्मधारय समास होगा। यथाशक्ति, यथा कहाँ पर आता है? अव्ययी भाव में आता है। कुपुत्रा, कुत्सित पुत्रा यानी बुरा पुत्र, बुरा है जो पुत्र, ये कौन सा है? कर्मधारय समास हो जाएगा। धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास। पंच द्विगु समास। चोर भीति, ये अभी उसमें था भी, चोर से भय, चोर भीति, चोर से भय कहाँ होगा? तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास। अपादान कारक, मूषक, मजारो, मतलब चूहा और बिल्ली दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास हो जाएगा। दशाननः, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कौन? बहुव्रीहि समास। कृष्ण सर्प, काला सांप, विशेषण विशेष की बात हो रही है, द्वंद्व समास। नगरम, यहाँ पर अव्ययी भाव। वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ, पंचमी तत्पुरुष, अपादान कारक। नगर गत, नगर को आगत, द्वितीय तत्पुरुष। राज पुरुष, राज पुरुष, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। दृढ़ प्रतिज्ञ है जो, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, जिसने प्रतिज्ञा कर ली तो लौट के नहीं आया, वो कौन है? तो बहुव्रीहि समास। राम, राम च कृष्ण च, राम और देवासुरव, देवासुरव, यहाँ पर देव और असुर, द्वंद्व समास। पितरव में कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। गंगा और यमुना, यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। निर्मक्षिकम, मक्खियों के अभाव में, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अहर्निशम, अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ क्या होता है? दिन और रात बिना रुके लगातार काम करते हुए, अहर्निशम, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समाहार, द्विगु समास। नरेंद्र, मनुष्यों का स्वामी, नरों में इंद्र कौन है? बहुव्रीहि समास। संयोग से देखिए इस समय राजा भी हैं और इसका अर्थ भी राजा होता है। कर्मधारय समास किसमें है? कार्यकुशल, अश्वरूढ़, यथाशक्ति, कृष्ण सर्प। तो काला सांप, यहाँ पर काला है जो सांप, यहाँ पर विशेषण विशेष कर्मधारय का प्रयोग हुआ है और ये कर्मधारय का उदाहरण है। व्ययी भाव समास कहाँ पर है? व्ययी भाव समास। आसमुद्रम, शिव केशव, शिव केशव, शिव और केशव, शिव तो शिव, केशव कौन है? शिव और केशव यानी कृष्ण विष्णु सभी के लिए प्रयुक्त होता है। इंद्र दक्षिणा, इंद्र के लिए दक्षिणा, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास किसमें है? महाबाहु, महान है बाहु जिसकी। द्वंद्व समास कहाँ पर है? यमुना गोदावरी में है, यमुना और गोदावरी। योजक चिन्ह बीच में लग जाए और लोप हो जाता है और वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। त्रिवेणी में क्या है? 3 नदियों का समूह या समाहार, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, द्विगु समास। कर्मधारय में क्या है? किसमें कर्मधारय है? यशपाणी, उपतीर्थम, अनुरथम, घन, श्याम। तो घन है जो श्याम। द्विगु समास कहाँ पर है? पंचवटी, 5 वटों का समूह। पुरुष समास कर्महीन, कर्म से हीन। अव्ययी भाव समास उपतटम, उपतटम, किनारे के समीप। द्विगु समास संख्यावाची प्रथम शब्द होगा, कौन है? नवरात्रम, नवरात्रों का समाहार। आने वाली भी हैं। द्वंद्व समास कहाँ पर है? पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। तत्पुरुष समास किसमें होगा? सप्ताध्यायी, नीलकमल, नीला है जो कमल, 7 अध्यायों का समूह। ये तो नहीं है तत्पुरुष दोनों। बहुव्रीहि अभी ऊपर देख लेंगे। स्वारूढ़, सुपर, रूढ़, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास है। यथा योग्यम, यथा कहीं भी लग जाए अव्ययी भाव समास। और वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 36वां देख लेते हैं। तत्पुरुष समास किसमें है? नरव चित्रा, नरक का चित्र खींचने वाला, नरक का चित्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं समास युक्त विग्रहवान
पद का उचित समास छांटिए। रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार, मतलब अव्ययी भाव समास। जनानाम अभावः, लोगों का अभाव, लोगों की कमी कहाँ पर है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नीलम कंठम यस्य सः, यस्य बार बार जब आ रहा था तो मैं कह रहा था यस्य को ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो ये होगा कि ये क्या पूछ लिया। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। रक्तः अश्वः, लाल घोड़ा, लाल है घोड़ा, कर्मधारय। महान च असौ बलः, महान च असौ बलः, महान वह जो महान शक्ति है, कर्मधारय समास। दिनस्य पश्चात, यानी दिन के बाद, अव्ययी भाव समास। कामम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार, अव्ययी भाव समास। महान आत्मा यस्य सः, महान आत्मा यस्य सः, मतलब महान आत्मा वाला कौन है? बहुव्रीहि समास। विद्वान च मूर्ख च, अब विद्वान च मूर्ख च का अर्थ क्या है? विद्वान और मूर्ख। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा? विद्या एवं धनम। 55वां प्रश्न है, विद्या रूपी धन, यानी कर्मधारय समास। पंच च विंशति च, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, विंशति च, पंच च विंशति च, यानी की बात हो रही है और यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चक्र पाणौ यस्य सा, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। तम कर्म येन सह, अब येन शब्द आया है। आप इन प्रश्नों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपको बताया गया है ये कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं या इन्हीं में से बनाए गए प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कृतम कर्म येन सह, यानी किया गया है कर्म जिसके द्वारा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और 58 प्रश्न यहीं पर पूरे होते हैं और ये उत्तरमाला के साथ आपको भेज दिया जाएगा अभी, जिसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा ताकि साथ में आप लोग पढ़ते रहें। और कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक अवश्य दें। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही हैं तो हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही हों संवाद में, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएंगी, परेशान मत होइए। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल फ्री है, कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। बस आपको टेलीग्राम पर जुड़कर अपनी संख्या बढ़ानी है और वहीं से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, चाहे ये नोट्स हो, चाहे ये क्लास हो। प्रतिदिन जब क्लास होती है तो उसका लिंक आपको वहीं पर भेजा जाता है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कैसी लगी क्लास, और उम्मीद है कि समास में इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर कंसाइज मटेरियल हिंदी के लिए आपको शायद पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कई पुस्तकों को मिलाकर बनाया गया है। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत